लीजिए पेश खिदमत है काली कहकशां का चौथा हिस्सा शुरू कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे नावलों को अमेरिका, क़तर, लंदन, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरबिया, इंडिया और इंडोनेशिया, ये 8 मुल्कों में देखा जा रहा है। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उम्मीद कि आपको मेरे नावल पसंद आएंगे। अगर मेरे नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को जनरल वाइस 99 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए अगर आपको पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। आने तो इमरान ने कहा और ज़ैनो से बोला, हमारी गुफ्तगू के दौरान में इस तरह गैर मुतवक्का नज़र आने की कोशिश करना जिससे ज़बान को समझ नहीं सकती। मैं एहतियात रखूँगी। वो करीब आ गए। इस बार उनके साथ एक नया चेहरा भी नज़र आ रहा था और यह चेहरा क़ुव्वत और दरिंदगी का मज़हर भी था। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, फ़ौज की गाड़ी है। वो सिर्फ गाड़ी ही को देखते हुए आगे बढ़ गए थे। इन लोगों से कुछ पूछा नहीं था। फिर वो खेमों में झांकते फिर रहे थे। ज़ैनो उन्हें बगौर देखती रही थी। इमरान और जोसेफ लाताल्लुक़ नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा, शायद तुम्हारी ही तलाश जारी है। तुमने उस आदमी को देखा, वो जिसकी पेशानी पर लंबा सा ज़ख़म का निशान था? ज़ैनो ने पूछा। हाँ, लेकिन गाड़ी की तलाश लेते वक्त इन लोगों के साथ नहीं था। मैंने उसे हुलिये से पहचाना है। दारा वही है, खान का खुसूसी मसाहिब। सिर्फ नाम सुनती रही थी, आज पहली बार देखा है। बाबा को इसी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन सुनो, क्या तुम्हारी गाड़ी पर उस वक्त फ़ौज का निशान मौजूद नहीं था जब उन्होंने तलाशी ली थी? मौजूद था, उन्होंने तवज्जो ना दी होगी। वैसे ये निशानात बदले भी जा सकते हैं। कहो तो पल भर में इसे किसी फिल्म कंपनी की मलकियत बना दूं। आखिर तुम हो क्या चीज़? इस निशान के साथ तो कर्नल हूँ। फिल्म कंपनी वाले निशान के साथ मास्टर झापक कहलाऊँगा। वैसे बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे कुत्ते ने काटा था। वो इसे अजीब सी नज़रों से देखे जा रही थी। दफ्तन बोली, ये तुमने कुत्तों की तस्वीरें गाड़ी पर क्यों लटका रखी हैं? जब से कुत्ते ने काटा ये कैफियत हो गई है। मैं इन्हें उतार कर फेंक दूँगी। कुत्ते मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अच्छे तो मुझे भी नहीं लगते, लेकिन बहरहाल कुत्तों ही में ज़िंदगी बसर करनी है। बासे औक़ात तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। आज तो पहला ही दिन है, लेकिन मुझे पूरा 1 साल लग रहा है। कभी कुत्ते ने तो नहीं काटा था। ख़त्म करो फजूल बातें। अब सिर्फ हमें इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि जल्द से जल्द कहकशां तक रसाई हो जाए। वो भी हो जाएगा। मैं पॉलिटिकल एजेंट से मिलूँगा। नहीं दोस्त, वो पुरतफक्कुर लहजे में बोली, ये तरीक़ा कारगर नहीं होगा। अगर इस तरह हम कहकशां में दाखिल भी हो गए तो अज़ियत खाने तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेंगे। हर वक्त हमारी निगरानी की जाएगी। ये बात तो है। इमरान सर हिलाकर बोला, अगर किसी और तरीके से कहकशां वालों को लाइल्मी में दाखिल हो सके तो वहाँ हफ्तों छुपे रह सकते हैं। किसी को कानो कान खबर ना होगी। और खिला नुमा इमारत ज़रूर है, लेकिन वहाँ कोई बाकायदा किस्म का फ़ौज नहीं रखी जाती। अगर कहकशां वालों को इल्म हो सके तो वहाँ छुपे रह सकते हैं। किसी कानो कान खबर ना होगी। वो किला नुमा इमारत ज़रूर है, लेकिन वहाँ कोई बाकायदा किस्म की फ़ौज नहीं रहती। खान के 1 दर्जन सिपाहियों के अलावा चंद ही अफराद और हैं। अगर मैं पहले कभी यहाँ आ चुका होता तो आज दूसरी सूरत होती। खुद ही कोई रास्ता पैदा कर लेता। मगर मेरी एक तजवीज़ है, अगर तुम उस पर अमल कर सको तो मसला ख़ज़ातुगा पहुँचने का है। हम इस तरह जाएंगे, अजनबी ना मालूम हो। तुम मेकअप के माहिर हो, क्या ये मुमकिन नहीं? हर तरह का मेकअप मुमकिन है। यहाँ एक दुकान इलाक़ाई मबलूसात की है। हम चरवाहों का भेष बदलेंगे। बस ख़ज़ातुगा पहुँच जाए, फिर कहकशां में दाखिल होने की तदबीर मैं करूँगी। मुझे मंजूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि मैं किसी तरह की यकीन दहानी नहीं कर सकती। हो सकता है कि हमारी मौत ही हमें उस तरफ ले जाने दो। क्या मतलब? ज़्यादा दूर की बातें सोचना मेरे बस की बात नहीं। क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? आगे सन्नाटा और पीछे तारीकी है। मैं नहीं समझी।
कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझ पर एतमाद कर सकती हो तो करो, वरना तुम्हारी राह और मेरी राह और। वो खामोश हो गई। फिर इमरान जोसेफ बड़ी देर तक सर जोड़े बैठ आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे और वो दूर से इन्हें कश्मकश से आलम में देखी जा रही थी। इस आदमी को संभालने की कोशिश में मुब्तला होकर ज़ीनू अपनी उलझनें भी भूल गई थी। कभी वो इसे दीवाना मालूम होता, कभी अहमक, और कभी इतना आकिल और फ़ाहिम कि अपनी समात पर यकीन नहीं आता। और वो उससे इस बात पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हो गया था कि चरवाहों के बेस में ख़ज़ातुगा का सफ़र किया जाए। दूसरे दिन उन्होंने इस सिलसिले की सारी तैयारी मुकम्मल की थी और शाम होते ही वहाँ से चल पड़े थे। मुकामी पोशाकें खरीदी थी और फिर उन्हें इमरान ने जाने किन तदबीर से इस हाल को पहुँचा दिया था कि वो महीनों इस्तेमाल शुदा मालूम होने लगी थी। पैदल रवानगी हुई थी और जोसेफ गाड़ी समेत सबोचा ही में मुक़ीम रहा था। वैसे वो बड़ी मुश्किल से इस पर आमेदा हुआ। इमरान का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन हुक्म की तामील से रद्द गिरनी भी नामुमकिन थी। कुछ दूर चलने के बाद इमरान ने कहा, एक काम तो रह ही गया क्या? ज़ीनू ने चलते चलते रुक गई। हमने अपने गले में ऐसी तख्तियाँ तो लटकाई ही नहीं जिन पर तहरीर होता कि हम चरवाए हैं। ओ बाबा, वो भी हो जाएगा। ज़ीनू ने कहा, यहाँ से 3-4 मील के फासले पर बस्ती है, वहाँ से हम चंद भेड़ें खरीद लेंगे। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद ज़ीनू ने एक जानिब ढलान में उतरना शुरू किया। फिर इसके बाद दुश्वार गुजार रास्तों पर चलना पड़ा। अंधेरे में कहाँ भटकोगी? इमरान ने कहा, ज़रा देर में चांद निकल आएगा। मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह बस्ती में दाखिल हों कि किसी को इल्म ना हो सके। किस बस्ती में? जहाँ से भेड़ें खरीदनी है। बातें करते चलो, अपने बारे में कुछ और भी बताओ। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो फिर मुझे ये समझना चाहिए कि तुम कोई फरिश्ता हो जिसे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेज दिया है। मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश करने के बजाय मेरी मदद करो। इमरान बोला, मैं नहीं समझी। अपने बाबा के बारे में बातें करो। क्या वो माल के साथ खुद भी सफ़र करते हैं? ज़्यादातर यही होता है। कभी उन्हें रुखसत भी किया है ऐसे मौक़ों पर? 12 रवानगी के वक्त मुस्तरब नज़र आते हैं या पुरसुकून? ज़ैनू ने फ़ौरन ही जवाब नहीं दिया था, कुछ सोचने लगी थी। थोड़ी देर के बाद बोली, बड़ा अजीब सवाल किया है तुमने। हाँ, अब मैं सोचती हूँ, मैंने उन्हें हमेशा मुस्तरब पाया है। मेरा भी यही ख्याल था। इमरान सरला कर बोला, खान की चिदारत कानूनी नहीं मालूम होती, वो ज़रूरियात ज़िंदगी की स्मगलिंग करता है। नहीं, ये गलत है। बाबा कह रहे थे कि खान के इस पास इजाज़तनामा है, सिर्फ फर्टिलाइज़र्स बरामद करने का इजाज़तनामा है उसके पास। मैंने आज ये तस्दीक की है। तुम गले, शक्कर और घी का भी तस्करा कर चुकी हो। मैंने गलत नहीं कहा था, अपनी आंखों से देखा है। ट्रकों पर कौन सी अशिया लादी जाती हैं? स्मगलिंग, अच्छी लड़की स्मगलिंग। हो सकता है इधर इतनी सख्ती भी नहीं है। खैर होगा, मुझे इससे सरोकार नहीं। देखना यह है कि तुम्हारे बाबा पर गद्दारी का इल्ज़ाम क्यों आयद किया गया है। मैं सिर्फ उनकी रिहाई चाहती हूँ। चांद चढ़ते ही वो एक जगह बैठ गए थे और थैले से खाना निकाला था। खाने के दौरान जैतून ने कहा, बस्ती में पहुंचकर तुम गूंगे बन जाना। भेड़ियों का सौदा मैं करूँगी, यानी तुम्हारा गूंगा मुलाजिम। होश की दवा करो, यहाँ के चरवाहे इतने मालदार नहीं हैं कि मुलाजिम रख सकें। मैं तुम्हारा अपना शोहर ज़ाहिर करूँगी, वो तो गूंगा होता ही है। ज़ाहिर है, दोहराने की क्या ज़रूरत है। मैंने तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ। शोहर बहुत बकवास करते हैं, इसी सूरत में अगर बीवी सचमुच गूंगी हो। मैं समझ गई, तुम ये कहना चाहते हो कि बीवियाँ इन्हें ज़बान खोलने का मौका ही नहीं देती। इमरान कुछ ना बोला। फिर उसने हाथ उठाकर उसे भी खामोश रहने का इशारा किया। ऐसा मालूम होता था जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने थैले से निकाली हुई अशिया को समेटकर दोबारा थैले में रखना शुरू कर दिया। ज़ैनब भी खाना खा चुकी थी। इमरान के रवैये पर वो चौंक उठी थी। फिर हाथ के इशारे से इसकी वजह पूछी थी। इमरान ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था और फिर कदमों की आवाज़ वादे होती चली गई। ज़ैनब एकदम उठना चाहा, लेकिन इमरान इसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोला, बैठी रहो। आवाज़ें कई तरफ से आ रही हैं। अंदाज़ा गलत नहीं निकला। 6 अफराद ने दायरे की शक्ल में इन्हें घेर लिया था। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने डपट कर पूछा था। मुसाफिर हैं, ज़ैनब बोली, और फिर कई टार्चों की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी थी। इमरान ने उल्लुओं की तरह दीदे नचाए और फिर किसी गूंगे की तरह शोर मचाने लगा, जैसे आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ने की वजह से बिलबिला उठा। कहाँ जा रहे हो? फिर पूछा गया। सादगंज, ज़ैनब बोली, लेकिन तुम सादगंज को तो नहीं मालूम होते। जा रहे हैं सादगंज।
आने अपने ज़मानिया से हैं। सातगंज में किसके घर जा रहे हो? काला पीर की ज़ियारत को आए हैं। दफ्तर इनमें से एक ने दूसरे का बाजू पकड़कर इसे दूर ले जाकर आहिस्ता से कहने लगा। इमरान ने तवील सांस ली। जिस बात का खदशा था वही पेश आई थी। गालिबन ज़ीनू की आवाज़ पहचान ली गई थी। ज़रा सी भी तब्दीली अपनी आवाज़ में नहीं कर सकी थी। वो दोनों फिर पलट आए और दोबारा टॉर्च रोशन की और उस रोशनी में इमरान ने उस शख्स को पहचान लिया जिसके बारे में ज़ीनू ने बताया था कि वो दारा भी हो सकता है। रोशनी का दायरा ज़ीनू की तरफ रेंग गया। इमरान फिर शोर मचाता हुआ टॉर्च वाले और ज़ीनू के घर में आ गया। इसे पकड़ लो, दारा अपने आदमियों से कहा। 3 आदमी इमरान की तरफ बढ़े ही थे कि ज़ीनू भी उछलकर खड़ी हो गई। खबरदार जो इसे हाथ लगाया बदबख्तों, ज़ीनू ने इमरान का डंडा उठाते हुए कहा। लेकिन 3 आदमी पहले इमरान पर झपटते थे और फिर ज़ीनू नहीं देख सकी थी वो किस बिना पर उछल कर दूर जा पड़े थे। वैसे खुद उसने उस शख्स पर डंडा घुमाया था जिसे दारा की हैसियत से शनाख्त कर चुकी थी। वो उछल कर पीछे हटता हुआ धाड़ा। औरत, तू पागल तो नहीं हो गई? ये जानती है मैं कौन हूँ? काला पीर के ज़ाहिरों को परेशान करने वाले शैतान ही हो सकते हैं। ज़ैनब भी चीखी थी। इधर इमरान इन 5 की गिरफ्त दुर्गत बनाए दे रहा था। किसी तरह इनके काबू ही नहीं आ रहा था। इस गुंगों के रोक ले वरना पछताओगी। हम खां के आदमी हैं, दाराब ने कहा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया था? वो इमरान की तरफ दौड़ी थी। हट जाओ, ठहरो तुम लोग, दाराब ने अपने आदमियों को ललकारा। जो जहाँ था वहीं रुक गया, लेकिन इमरान हाथ हिलाकर इन्हें ललकारता रहा। ज़ीनू उसके करीब पहुंची थी और उसका शाना थपक कर इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करने लगी थी। और फिर इमरान ने सबों को झुक कर सलाम करना शुरू कर दिया था और दाराब के साथी हाँफ रहे थे। दाराब ने ज़ीनू से कहा, हमें एक पागल औरत की तलाश है जो घर से निकली है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। मेरे एक आदमी को तुम्हारी आवाज़ उसी की सी लगी थी। जाओ, कोई बात नहीं। ज़ीनू ने फ़र्क दिली का मुजाहरा किया। ये तुम्हारा? दाराब ने इमरान के हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा और ज़ीनू जल्दी से बोली, मेरा आदमी है, बहुत तेज़ मालूम होता है। नहीं, तुम्हें जल्द होश आ गया था, वरना यह तुम्हारे किसी साथी की गर्दन ज़रूर तोड़ देता। ज़ीनू ने अपने लहजे में प्यार उजागर करने की कोशिश करते हुए कहा, चलो दिल साफ़ करो, कहीं तुम हमें तो कहो तो हम तुम्हें सातगंज पहुंचा दें। हमारे पास गाड़ी है। मेरे बाप दादा भी पैदल ज़ियारत को जाते थे। अच्छा। इसने अपने आदमियों को चलने का इशारा किया था। फिर वो ढलान में उतरते चले गए थे। खामोखा इमरान सर हिलाकर आहिस्ता से बोला, क्या शानदार अदाकारी की तुमने, वाह। ज़ैनू ने कहा, मुझे यकीन है कि उसे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आया। अब वो छुपकर हमारी निगरानी करेंगे, लिहाजा मुझे गूंगा ही रहने दो, बोलने पर मजबूर ना करो। और अब हमें ज़ियारत गाह पर भी हाज़िरी देनी पड़ेगी। चलो, अच्छा है, थकन भी दूर हो जाएगी। भेड़ें ना खरीद सकेंगे? क्यों? इस सूरत में अगर उन्होंने छुपकर निगरानी की, मजाक़त बात होगी। ज़ियारत करने के बाद भेड़ें खरीद कर इन्हें चराते हुए खज़ातुखा की तरफ चल पड़े। ठीक कहते हो, खेल बिगड़ गया है। लेकिन ठहरो, हम देखेंगे कि वो हमारी निगरानी करते भी हैं या नहीं। मैं इस क़यास की बुना पर। चलो बैठ जाओ, फ़ौरन ही रवानगी भी मुनासिब ना होगी, इमरान ने कहा। लेकिन ऐसी जगह बैठना चाहिए कि चारों तरफ नज़र रख सकें। मतला साफ था और चांदनी बड़ी शफाफ लग रही थी। थोड़ी देर में उन्होंने जगह का इंतखाब कर लिया। तुम बहुत फुर्तीले हो, ज़ैनू ने कहा। सौदाबाजों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यकीन नहीं आता कि तुम महज सौदाबाज हो। तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तरीका जो हमने इख्तियार किया है मजाक़ नहीं है। ज़ैनू ने कहा, तुम जानो, तजवीज़ तुम्हारी ही थी। मैंने तो कहा था कि पॉलिटिकल एजेंट से सिफारिशनामा हासिल करके खान के मेहमान ही बन जाएंगे। फिर मेहमानी बने रहते। यकीन करो, हर वक्त निगरानी होती और ख़त्म करो, देखा जाएगा। क्यों ना हम कोई मुनासिब सी जगह तलाश करके आगे आराम करें और सुबह होते ही सातगंज की तरफ रवाना हो जाए। चलो यूं ही सही, अब तो सीधे काला पीर की मज़ार पर पहुंचना है, ज़ैनू ने कहा और जगह की तलाश शुरू करने के लिए उठ खड़ी हुई। इमरान इतना मजबूर तो नहीं था कि दूसरा मेकअप ना कर सकता। ज़रूरत की सारी चीज़ें इसके दोनों थैलियों में मौजूद थीं। पिछली रात उन्होंने एक छोटा सा घर तलाश कर लिया था और बारी बारी सोते जागते रहे थे। दूसरी सुबह ज़ैनू ने इमरान से कहा, हम भेड़ें ज़रूर खरीदेंगे, क्या तुम दूसरा मेकअप नहीं कर सकती? ज़ियारत गाह तक हम इसी मेकअप में जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। वहाँ ठहर कर देखेंगे, हमारी निगरानी तो नहीं की जा रही। हाँ, मैं मुतमईन हूँ, ज़ैनू ने तवील सांस ली।
और फिर चल पड़े थे, लेकिन शाम से पहले ज़ियारतगाह तक ना पहुंच सके। उनका ताक़ुब तो नहीं किया गया था, लेकिन जब वो ज़ियारतगाह में पहुंचे तो दाराब और उसके साथियों को वहां मौजूद पाया था। ग़ालिबन वो ज़ैतून के बयान की तस्दीक करने के लिए वहां रुके थे। ज़ियारतगाह में ज़ायरों के क़याम के लिए एक बड़ा साहिबान तामीर किया गया था, जिसमें औरतें और मर्दों के क़याम के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। ज़ैनब ख़वातीन वाले हिस्से में जब पहुंची तो उसे अपनी बस्ती की 3 औरतें नज़र आईं, जिनके यहाँ होने का जवाज़ तो था, लेकिन ये ख़ौन नामुमकिन सा नज़र आता था। ज़ैनब ने सोचा कि क्या दाराब इन्हें लाया है? अगर वही लाया है तो मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि मेकअप के शुबा हो जाने की बिना पर वो आवाज़, नकल और हरकत के अंदाज़ की शनाख्त करना चाहता है। ज़ैनब ने अपनी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट पैदा कर ली और उसके करीब से गुजरती चली गई। उन्होंने उसे बहुत देखा था, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं हुई थी। इस रवैये का उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ और वह आगे बढ़ी थी और इससे पूछने लगी थी कि वो यहाँ कहाँ से आई हैं। ज़ैनब के होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई वर्द कर रही हो। फिर उसने इस तरह आंखें निकाल कर सर को एहतजाजी जंबिश दी जैसे दर्द के दौरान में गुफ्तगू करने पर मजबूर करके वो ज़्यादती कर रहे हों। तीनों चुपचाप दूर जा बैठी और आपस में गुफ्तगू करने लगी, फिर उठकर बाहर चली गईं। इधर मर्दाना हिस्से में दाराब और इसके पांचों साथी इमरान के गिर्द मंडला रहे थे। वो इनसे इस दर्जे लाताल्लुक़ नज़र आ रहे थे जैसे इन्हें पहचाना तक ना हो। कुछ देर बाद दाराब ने शायद कुछ कर गुजरने की ठानी थी और उसके करीब पहुंचकर बोला था, कहाँ से आए हो भाई? इमरान ने ऊँट की तरह मुंह उठाकर ली शुरू कर दी। हो, दाराब ने चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार पैदा किए थे और दूसरी तरफ मुड़ गया था। इमरान और ज़ैनब ने 2 रात वहीं गुजारी थी और सुबह होने पर दाराब उसके साथी नहीं दिखाई दिए थे। ज़ैनब की बस्ती की तीनों औरतें भी चली गई थी। दिन चढ़े, वो भी वापसी की तैयारी करने लगे। ज़ियारतगाह से थोड़े ही फासले पर ज़ैनब ने इस जगह का तायन पहले ही कर लिया था जहाँ उन्हें दूसरा मेकअप करना था। वो जगह वापसी के रास्ते पर थी, लेकिन इमरान के रवैये में किसी कदर हिचकिचाहट पाई जाती थी। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो? ज़ैनब ने पूछा। मैं इस शख्स दाराब की तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, चालाक आदमी मालूम होता है। तब ज़ैनब ने उसे बस्ती की उन तीनों औरतों के बारे में बताया जिनसे ज़माना क़यामगाह में मुलाकात हुई थी। जिसने कहा वो मुझसे गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन मैंने मौका ही नहीं दिया। चादर बिछाकर नफिलें पढ़नी शुरू कर दी थी। ये दूसरी हुई। इमरान सर हिलाकर बोला, दाराब से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इन सीधी सादी औरतों से गुफ्तगू ना करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई मुझसे गलती हुई। दाराब को इस पर यकीन नहीं है कि मैं गूंगा हूँ। ये कैसे कह सकते हो? बस अंदाज़ा है मेरा। फिर अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अब हम अभी यहीं रुके रहें। ज़रा ये तो पता क्या वो यहाँ कोई हंगामा बर्पा करने की जरूरत कर सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मज़ार की बेहरमती होगी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए फ़िलहाल ये तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है। बहुत देर हो रही है, कहीं वो बाबा को ख़त्म ही ना कर दें। आखिर इन्हें तुम्हारी तलाश क्यों है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। दाराब ने बाबा से मेरा रिश्ता मांगा था। बात समझ में नहीं आती। खान अगर किसी घराने के एक आदमी से नाराज़ होता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि उसके मुतालिकीन में से कोई भी ना बचे। फिर रिश्ते का क्या होगा? यही तो उलझन है। कहो तो मैं बात करूं दाराब से। क्या कह रहे हो? वो आंखें निकाल कर बोली, बात समझा करो। मैं कह रही थी कि अगर दाराब यही चाहता है तो उसे मेरी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि मेरी भी गिरफ्तारी के दर पे है। मालूम नहीं वो क्या चाहता है। हो सकता है इसीलिए तुम्हारी तलाश में हो कि तुम्हें कहीं छुपा दे ताकि खान के दफ्तर से बच सको। खुदा जाने। बस अब कोई ऐसी तदबीर करो कि कहकशां तक पहुंच सके। एहतियात ज़रूरी है। अगर इस इलाके में पहले कभी आना हुआ होता तो तुम्हें इतनी परेशानी ना होती। इमरान इसे जनाना खमदगाह की तरफ भेज कर खुद निकल खड़ा हुआ था। इसे यकीन था कि दाराब और इसके साथी कहीं आसपास ही मौजूद हैं। टहलने के अंदाज से चलता हुआ वो इस तरफ जा रहा था जहाँ अपना कुछ सामान ज़ियारतगाह तक पहुँचाने से कबल छुपा दिया था और वहीं दूसरा मेकअप करने की भी तजवीज़ हुई थी। पिछली रात नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ कुछ बोझल सा हो रहा था, और वरना शायद इस हद तक बेखबरी तारी ना होती कि कोई अपना काम कर जाता। जैसे ही वो चट्टानों के दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ना चाहा था, सर के पीछे से मैं क़यामत टूट पड़ी थी।
भोंजल में मुंह के बल झोंझल में मुंह के बल नीचे चला आया। फिर दोबारा उठने की मोहलत न मिली थी। बेवक्त कई आदमी छपट बैठे थे। एक बार और ज़रब लगाई गई थी सर पर और वह तारीकियों में डूबता चला गया था। ज़ीनो बेचैनी से इसकी मुंतज़िर थी, न जाने कहाँ गायब हो गया था। कई मरतबा मर्दाना अहमदगाह की तरफ गई थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया था। उलझन बढ़ती रही। दोपहर के खाने के लिए लगन खाने में पहुंची थी, जहाँ एक औरत ने उसके शौहर की खैरियत पूछी। इसे होश आ गया कि अभी तक बेहोश है। न जाने क्या कह रही हो। ज़ीनो उसे घूरती हुई बोली, अरे तो तुम्हें पता ही नहीं। औरत की आंखें हैरत से फैल गई। खुदा के जल्दी बताओ क्या बात है, मैं देर से उसे ढूंढ रही हूँ, न जाने किधर निकल गया। अरे वो जख्मी भी था और बेहोश भी। कोई दूसरी दो घड़ी की बात है। वो लोग इसे जरा के हजरे में ले गए हैं। किधर? जर्रा का हिजरा, मुझे वहाँ ले चलो। और फिर वो खाना खाए बगैर उस औरत के साथ निकल खड़ी हुई थी। वो लोग कौन थे जो इसे ले गए हैं? ज़ैनू ने पूछा। मैं इन्हें नहीं जानती, तुम्हारी ही तरह मैं भी ज़ियारत को आई हूँ। मैंने सुना था जर्रा के हुजरे में ले गए हैं। जर्रा का हुजरा भी नहीं जानती, इससे पूछ लेंगे। जर्रा के हिजरे तक पहुँचना मुश्किल नहीं था। बस्ती की मशहूर जगह थी। और फिर जब अंदर पहुँची तो बेखबरी में वही औरत इस पर टूट पड़ी। किसी जाने से 3 औरतें और भी बरामद हुई और देखते ही देखते उसे बांध कर एक तरफ डाल दिया। अगर तुम लोग चाहती क्या हो? वो हलक फाड़ कर चीखी थी, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई थी। ज़ैनू इस तरह बंधी पड़ी रही। थोड़ी देर बाद इसने शोर मचाना शुरू किया था और औरतें फिर अंदर आई थीं और इसकी मुंह से हलक तक कपड़ा ठूस दिया। फिर इस पर नक्काशी तारी हो गई थी। दोबारा होश आने पर इसने महसूस किया था कि वो जिस्मानी तौर पर आज़ाद है। मुंह पर ठोसा जाने वाला कपड़ा भी निकाल लिया गया था, लेकिन इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। वो उठी बैठी और बैठी बैठे जानिब खिसकने लगी। फर्श हमवार था, जैसे किसी कमरे का फर्श हो, लेकिन वो तारीकी अजीब थी। दफ्तर में चौक पड़ी थी। कहीं बिनाई ही तो नहीं खो बैठी। फिर देर तक आंखें मलमल कर अंधेरे में घूरती रही थी। अरे कोई है आसपास? दफ्तर वो जोर से चीखी। कौन है? किसी जानिब से मर्दाना आवाज़ आई। ये कौन सी जगह है? ज़ैनू ने चीख कर पूछा। खुदावन मेरी बच्ची, क्या तू है? ज़ैनू कराती हुई सी आवाज़ में आवाज़ आई। बाबा। ज़ैनू की आवाज़ इस बार हलक में घुटकर रह गई थी। तू जख्मी है क्या मेरी बच्ची? नहीं बाबा। तुम किस हाल में हो? खुदा करे अंधेरा कभी ना दूर हो। क्या कह रही हो बाबा? मेरा हाल तुझसे ना देखा जा सकेगा। तुम किधर हो? मैं आ रही हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। जहाँ वही ठहरो। जालिमों ने फैसला कर लिया कि कोई खाना खाली ना छोड़ेंगे। शायद मेरी आंखों के सामने तुझे भी अज़ियत देंगे। ऐ अल्लाह, मुझे साबित कदम रखियो। तो क्या सच में गद्दारी के मरतब हुए हो बाबा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर खुदारा मुझे बताइए कि ये सब क्या है? मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। फिर किस मामले में साबित कदम रहने की दुआ मांग रहे थे? रहम की भीख किसी आदमी से नहीं मांगूंगा। तू जानती है कि मेरा परदादा खजा तोगा का हुक्मरान था। फरिंगों से टकराया और शहीद हो गया। फिर सरदारी मौजूदा खान के अजदाद की तरफ मुंतकिल हो गई। लेकिन मैंने कभी मौजूदा खान के खिलाफ कभी कोई बुरा ख्याल अपने दिल में नहीं रखा। खुदा शाहिद है कि मैं इसका वफाद हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं किसी हकीर आदमी की तरह इसके सामने गिड़गिड़ाऊँगा। इसका मुलाजिम था, अपनी मेहनत का मुआवजा लेता था। ज़रख़रीद गुलाम तो नहीं हूँ। आखिर किस बिना पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है? मैं कुछ नहीं जानता। खामोश रहो, खामोश रहो। मुझे अपने करीब आने दो बाबा। क्या तू मेरा कहना नहीं मानेगी? मैं कहता हूँ मुझसे दूर रह। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैं आसानी से इनके हाथ नहीं आई। मुझे धोखे से पकड़ा गया है, ज़ैनू ने कहा और अपनी रुआदात को दोहराने लगी। खामोश हुई तो जाबर खां की आवाज़ आई। शाबाश, तुमने अजदाद का नाम रोशन कर दिया। अब देखना है कि आगे क्या होता। मगर वो आदमी कौन था? मैं नहीं जानती। आँख बंद करके मेरे साथ इस आग में आग कूदा था। खुदा जाने इसका क्या हशर हुआ है। अब हालत और पेचीदा हो जाएंगी। मैं नहीं समझी बाबा। कुछ नहीं, सब्र से काम लो और खुदा से दुआ करो। किस बात की दुआ बाबा? मैं कुछ नहीं जानता। खामोश रहो। इमरान के सर पर कई जगह वरम था और मुसलसल इन जगहों को सहलाया जा रहा था, और इसका अंदाज़ा तो होश में आते ही हो गया कि मेकअप साफ कर दिया गया है। हरचंद के इसने सर घुमा कर देखा नहीं, लेकिन होश में आते ही एहसास हो गया था कि वो कमरे में तना नहीं है, कोई और भी मौजूद है। इसने तवील सांस ली थी और अजब सी हंसी के साथ बोला, ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं गूंगा नहीं हूँ। शाबाश, अब तो यही कहोगे। हाँ, बाएं जानिब से आवाज़ आई। ये दारब की आवाज़ थी। इमरान ने फ़ौरन ही पहचान लिया। लेकिन मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो?
उठो, उठ बैठो, दारा बुर्राया बड़ी फुर्ती से उठ बैठा था और दारा की तरफ घूमता हुआ बोला था, अच्छा तो तुम हो, लेकिन तुम कौन हो? एक शोबदाबाज और उस नामाकुल लड़की के बहकाने में आ गया था। झूठ मत बोलो, तुम हुकूमत के जासूस हो। बड़ी खुशी हुई इत्तला पर इमरान छेंक कर बोला, बकवास मत करो। अगर तुमने अपने बारे में सही मालूमात फराहम ना की तो बड़ी इज्जत देकर हलाक किए जाओगे। पहले तुम बताओ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ होना चाहिए। अगर लड़की सच कह रही थी तो यह खान खजादोगा का महल ही हो सकता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। चलो किस तरह भी हो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। खुलकर बात करो, दारा धाड़ा। इसने अपनी राम कहानी सुनाई थी और मैं इसका साथ देने पर इसलिए आमदा हो गया था कि खजातों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे तो रसाई मुमकिन ना होती, क्योंकि पहले ही सुन रखा था कि अजनबी को खजातों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। सोचा था किसी मौके पर ही इस बेहद चालाक लड़की को काबू में करूंगा और लेकर खान की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी गाड़ी पर मैंने निशान, फौज का निशान देखा था। हर तरह का निशान मौजूद है मेरे पास। लड़की ने कहा था कि मैं फौजियों से यहाँ कोई बासपरस नहीं होती, लिहाजा मैंने फौज का निशान लगा दिया था। बहरहाल मुझे इसके साथ पहले भटकना था, फिर काबू में करके खान की खिदमत में पेश कर देना था। ये इसकी तजवीज़ थी कि मैं गूंगा बन जाऊँ, फिर चंद भेड़ें खरीद जाएं और हम चौराहों की तरह खजातुखा में दाखिल हों। तुम्हें कहाँ और कैसे मिली थी? दाराब ने सवाल किया। इमरान ने मुलाकात का वाक़या दोहराते हुए कहा, वो दरअसल मेरे इस शब्द से मुतासिर हो गई थी। मैं यकीन नहीं कर सकता, बड़ी अच्छी निशानाबाज है। तुम छूटे हो। इमरान ने इसे गौर से देखता हुआ बोला, निशाना तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा होगा, खुद इम्तिहान कर लो। हालांकि इस वक्त वो अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया, लेकिन आंखों में चैलेंज बदसतूर मौजूद था। ये भी देख लिया जाएगा, मैं तुम्हारी इसी बकवास से खान को मुतला कर दूंगा। दारब ने कहा, दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। इमरान बैठा तरह तरह के मुंह बनाता रहा। रोशनदान से अंदर धूप आ रही थी और कमरा पूरी तरह रोशन था। कुछ देर बाद दारा वापस आया। इसकी आंखों में तंजिया सी चमक लहरा रही थी और फिर तंजिया अंदाज में बोला था, थोड़ी देर बाद तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि खान की खिदमत में अपना शोबदा पेश करो। खुदा का शुक्र है, इमरान सर हिलाकर बोला, शायद इसी तरह अपनी बात का यकीन दिला सकूं। इस दरबार में सफाई का पूरा मौका दिया जाता है। क्या तुम दाराब हो? तुम क्या जानो? वो तुम्हारा जिक्र बड़े प्यार से करती थी, लेकिन जब तुम खुद ही अपनी तलाश में सरगिर्दा देखा तो इसका दिल टूट गया। दाराब ने इस तरह होंठ भींच लिए जैसे किसी जज्बे को दबाने की कोशिश कर रहा हो। कह रही थी कि दाराब इस इलाके का सबसे ज़्यादा ताकतवर और दिलेर आदमी है, लेकिन मुझे हैरत है कि इसने धोखे से मेरे बाबा पर हाथ कैसे डाला। नमकखोर ऐसे ही होते हैं। खान का हुक्म की तामील अपनी गर्दन अपने ही हाथ से काट सकता हूँ, मगर वो मासूम सा दिल जो इमरान टूट गया, इमरान कर रहा था। चौथा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। पांचवा हिस्सा आइंदा शुरू करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए।